बैरिस्टर साहब, खुशहाल घराने में आपने आंख खोली, बाहर तालीम हासिल की, लेकिन ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त तो देखा होगा। हाँ, मुश्किल वक्त बड़े देखे हैं और मुश्किल वक्त सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास पैसा है या आपके पास सेहत है। सम टाइम आ जाता है, हमारी रिवायत होती है, मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई, मेरे वालिद साहब बहुत सख्त बीमार हो गए और मेरे वालिद साहब ऐसे वक्त में उनकी डेथ हो गई। जिस वक्त ऑपरेशन हो रहा था तो उस वक्त उनकी तो नेचुरल डेथ हो गई थी, इस्लामाबाद में डेथ हो गई थी। लेकिन जब वापस हम लेके जा रहे थे तो चूँकि तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू था बुनेर में, तो इसलिए ये एक मुश्किल वक्त था उसकी बाड़ी को भी ले जाने वक्त में, तो ये एक दुख ज़िंदगी भर रहेगा। बैरिस्टर साहब, सियासत में तो आम तासुर है कि झूठ बहुत है, तो आप क्या वकालत में भी ज़ाहिर है बाज़ औक़ात आपका जो जिसकी आप मुवक्किल जो है बाज़ औक़ात वो मुल्ज़म भी होता है, लेकिन आप उसकी सफाई दे रहे होते हैं, तो आप सच झूठ में कैसे तमीज़ करते हैं? वो एक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का बड़ा ही साहब वाकई एक परसेप्शन बढ़ गया कि आपने झूठ ही बोलना है, लेकिन मैं समझता हूँ झूठ के बग़ैर भी काम चल जाता है और झूठ बोलना चाहिए भी नहीं। जिस तरीके से जमहूरियत में सिविलाइज वर्ल्ड में कभी झूठ बोल के सियासत नहीं की जाती, सियासत अवामी खिदमत का नाम है और ऐसे होना चाहिए। ये कुछ लोग हैं जो बड़े कब्ज़ा किए बैठे हैं, वही झूठ बोलते हैं। इंशाल्लाह स्लोली ग्रेजुअली ये ख़त्म हो जाएगा। माशाल्लाह आप स्मार्ट थे, बाहर पढ़ के आए थे, शादी वालदैन की मर्ज़ी से कर ली या लव मैरिज की? नहीं, शादी मैंने वालदैन की मर्ज़ी से की। जब मैं लंदन जा रहा था उससे पहले मेरी कज़न से बेसिकली मेरी शादी हुई है, मेरे मामू की बेटी है, सबसे छोटे मामू की, और ये मेरी वालदा की एक पसंद थी, तो मैंने पसंद किया हुआ था और मैंने कहा था बिल्कुल मुझे एक्सेप्टेबल है। कप्तान को तो वहाँ जो था अफरंगी हुसन पसंद आया था, क्या आपको मेमें पसंद नहीं आई? मैं सोहेल साहब बड़ा कमिटेड रहा अपने वर्क के साथ, काम के साथ और स्टडी के साथ, और जब मैं स्टडी के लिए गया तो मैं जापान चला गया, बेल्जियम चला गया, जर्मनी चला गया, अमेरिका, कनाडा, इस तरह घूमता रहा। वापस पाकिस्तान नहीं आया था जब तक मैंने स्टडी कंप्लीट नहीं की थी। इवन जब मैंने LLB ऑनर्स किया, फिर बार किया, इसी दौरान अमेरिका गया, जॉर्जिया से मैंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में डिप्लोमा किया, फिर मैंने मास्टर किया टैक्सेशन में, और जब वापस आया तब तक मैं पाकिस्तान नहीं आया था। तो ये इसी दौरान लगा, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस अपने स्टडी पे रहा, बाकी तरफ नहीं आके लगी। बैरिस्टर साहब, कितने पैसे कमा लेते हैं, कितनी जायदाद है? आपने बताया कि आप सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले वकीलों में हैं, तो कितनी अब तक जायदाद है, कितना टैक्स देते हैं? मैं जायदाद जितनी भी मेरी थी तो वो इनहेरिटेड है। मैंने लाहौर में या इस्लामाबाद में मेरी प्रॉपर्टी ख़रीदी है अपने वकालत से और प्रोफेशनल से, और मैं जो कह रहा हूँ मैं ज़्यादा टैक्स देने वाले वकीलों में हूँ, ना कि यह कि मैं सबसे ज़्यादा टैक्स देता हूँ, लेकिन मेहनत कर तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र औक़ात अच्छा है। कितना ख़र्चा हो जाता है? अब तो आप सियासत में भी हैं, PTI के चेयरमैन भी हैं, तो ख़र्चे तो बढ़ गए होंगे। ख़र्चे ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं, बच्चे बाहर मुल्क में पढ़ते हैं और फिर यहाँ भी आपकी महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, काम शाम, तो ख़र्चे तो बहुत बढ़ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस पहुंचे। मीटिंग रूम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन से मुलाकात की। मखसूस नशिस्तों वाली इन ख़वातीन के केसेस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। अब उम्मीद है आज की हियरिंग हो जाए, अगर हो जाएगी तो इंशाल्लाह सारी हमारी सुनीला रोज भी है और बाकी भी है, सब इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। फिर जैसे भी अपने दफ्तर में आए। 8 फरवरी के इंतखाबात के बारे में पार्टी ने अंदाज़ा तो लगाया होगा कि कुल कितने वोट पड़े और मजबूरी वोट कितने थे? पाकिस्तान में वड़ाई साहब टोटल जो रजिस्टर्ड वोट है 22 करोड़ अवाम में से, वो हैं 12 करोड़ 80 लाख। इस 12 करोड़ 80 लाख लोगों में से 6 करोड़ इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक 6 करोड़ लोगों ने इस जनरल इलेक्शन में वोट दिया, और जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है वो 175, उसमें से 167 ने वन वे द अदर इलेक्शन में हिस्सा लिया। इन 6 करोड़ रजिस्टर जो पोल वोट है उनमें से
3 करोड़ वोट 167 पॉलिटिकल पार्टी ने लिए और 3 करोड़ वोट अकेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने लिए। तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस जनरल इलेक्शन में 3 करोड़ वोट मिला है। अगर आपके आदादो शुमार दुरुस्त हैं तो आपके मुताबिक आपको कौमी असम्बली में कितनी सीटें मिलनी चाहिए थी? हमें नेशनल असम्बली की 180 सीटें मिली हैं, जो इस वक्त हम 91 के साथ बैठे हैं, और हकीकतन हमारे पास 180 नेशनल असम्बली की सीटें, ये हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद है, मेरे पास उसके फॉर्म 45 मौजूद है। ये हुआ ये है कि जो वोट पोल हुआ है पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग स्टेशन से जाके इसको काउंट हुआ है, रिटर्निंग अफसरान के पास जिस वक्त आया वहाँ रिजल्ट चेंज हुआ है। क्या जिन सीटों पर पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सके और आपका ख्याल है कि उन्हें कामयाब होना चाहिए था, क्या उन सब सीटों पर इलेक्शन कमीशन में अपीलें, पिटिशन्स दायर हो चुकी हैं, और क्या उनके फॉर्म 45 और 47 मौजूद हैं? हमारे सब के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, और फॉर्म 45 हमारे पास सिर्फ वो नहीं मौजूद कि जो हम कह रहे हैं ये हमारे हैं, हमारे बेक कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट है उनके पास है। हमारे पास वो भी फॉर्म 45 मौजूद हैं जो पीपल्स पार्टी को मिले थे, PMLA जमात इस्लामी को मिले थे, तहरीक लब्बैक को मिले हैं, उन लोगों को भी फॉर्म 45 है। उसके मुताबिक हमने अपना डेटा फाइल किया है, और यस हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म 45 की जीते हुए थे बट दूसरी तरफ उनको हरवाया गया, वो सारे कमीशन जा चुके हैं, ट्रिब्यूनलों में जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने लॉ चेंज किया कि अपनी मर्ज़ी के ऐसे ट्रिब्यूनल भी बना सकता है जिसमें ये रिटायर्ड जजों को भी रख सकता है, और उसकी हम मुखालिफत कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो माजी के फैसले हैं उनके मुताबिक जो वोटों के थैले हैं वो खुल नहीं सकते, और सिर्फ जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है शीट पर सिर्फ उसी पे फैसला होगा। क्या वाकई ऐसा है? यस, जब ट्राइब्यूनल ऑर्डर करता है तो उनको खोले जा सकते हैं। अच्छा। अभी जो है वो इसकी भी बात नहीं है कि वो थैले खोले और देखें। हाँ। वो उसकी बात सिंपल ये है कि जब रिटर्निंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग स्टेशन पे, अगर एक कंस्टिट्यूंसी में 300 पोलिंग स्टेशन में 300 प्रिजाइडिंग अफसरान ने एक फॉर्म वज़ा करके लिखा कि ये मेरे पास यहाँ रिजल्ट काउंट हुआ है, वो उस रिजल्ट को जब देखता है, उस रिजल्ट को उसको टैली करके रिटर्निंग अफसर फाइनल रिजल्ट बनाता है। हम कहते हैं वो रिजल्ट निकालो जो प्रिजाइडिंग अफसरान ने बनाया है, उसको टैली करके रिजल्ट बनाओ, हम एक्सेप्टेबल। अक्सर अखबारों में आ जाता है कि पार्टी के अंदर बड़ी ग्रुपिंग है। पार्टी की तंजीम किस हद तक हो चुकी है, ज़िले के लेवल पर, तहसील की लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर? जहाँ तक इख्तिलाफ़ात का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी के अंदर इख्तिलाफ़ है, और पार्टी के अंदर इख्तिलाफ़ राय ज़रूर पाता है, और इख्तिलाफ़ राय पाना जमहूरियत का एक हुस्न है। हम कोई डिक्टेटोरियल पार्टी नहीं है, हम किंग पार्टी नहीं है। मैं कभी नहीं करता जब हिट कर रहा होता कोर कमेटी को कि आप बोलें, आप ना बोलें, या ये कि आप एक हर सर्टन पॉइंट पे नहीं बोल सकते। किसी को शटअप कॉल नहीं देते, हर एक का कहना है कि जो चाहे वो अपना ओपिनियन दे दे, और पार्टी जो है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल कमेटी है या कोर कमेटी है, कंसेंसस से वो फैसला कर लेती है, और जिस वक्त वो हम फैसला कर लेते हैं वो खान साहब की अप्रूवल और उसके कंसेंट के साथ और उसके बेकिंग के साथ होता है। जिस वक्त हम डिसीजन ले लेते हैं, दैट इज़ द डिसीजन। हमारी जो सेंट्रल है पार्टी की, हमारी 2 टायर की होती है, एक चेयरमैन और सेंट्रल, जिसमें सेक्रेटरी जनरल और सारी सूबों से हमारे नुमाइंदगान शामिल होते हैं। उसके साथ हमारे 4 सूबों की तंजीमें। हमने पहले एक इलेक्शन किया था 2 दिसंबर को, जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। फिर दूसरा इलेक्शन हमने कर दिया था 3 मार्च को, जिसके अभी इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। उसके मुताबिक हमने सेंट्रल पार्टी के इलेक्शन करवाए, 4 सूबों के इलेक्शन करवाए, और पंजाब में जो हमारी ज़ीरी तंजीमें थी वो पहले से हम फाल कर चुके थे, लेकिन अभी स्लोली ग्रेजुअली चूँकि सिचुएशन चेंज होता जाता है तो अब हम लगे हुए हैं और तंजीम साजी कर रहे हैं अपने पार्टी के अंदर।